पीताम्बर एक साधारण चाय वाला है। सुबह से रात तक वो कड़ी मेहनत करता है। उसकी पत्नी कोकिला बीमार है। वो दिन भर बड़बड़ाती रहती है और जरा जरा सी बात पर झगड़ा करती है। घर की अशांति से बचने के लिए पीताम्बर ज्यादातर वक्त अपनी दुकान पर ही बिताता है। पीताम्बर की 2 बेटियां हैं, आस्था और शारदा। दोनों जुड़वा हैं, शक्ल से एक जैसी, मगर स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। ओफो, फिर से चाय बनाते हुए हाथ जल गया। शारदा, जरा चाय बना के लाना, बहुत जलन हो रही है। मैं पढ़ रही हूँ, अभी नहीं बना सकती। और जरा सी भाप लग गई है। क्या हुआ इसमें? मरहम लगा ले। घर का कोई काम तो कभी करती नहीं तू। या तो सोती रहती है या किताब लेकर बैठ जाती है, बस बहाना करने। उपदेश मत दे। और माँ सो रही है, चुप रहे। अगर जग गई तो महायुद्ध शुरू हो जाएगा। नींद का नाटक कर रही कोकिला शारदा की बात सुन लेती है और आग बबूला होकर उसके पास आती है। क्या कहा तूने? मैं उठूं तो महायुद्ध होगा? क्या कहना चाहती है तू? घर में झगड़ा कराती है, मुझसे ही अशांति होती है। माँ, मैं आस्था से बात कर रही थी, आप बीच में आकर क्यों चिल्ला रही हैं? तू वो मेरे बारे में ही बोल रही थी, है ना? अब भागिन, तेरे जैसी बेटी से अच्छा होता मैं मर जाती। क्यों नहीं मर जाती तू? माँ, कैसी अपशकुन वाली बातें कर रही हो? वो तो बस मुझसे बात कर रही थी, प्लीज शांत हो जाओ। इसी तरह कोकिला के चिल्लाने से ही शुरू होता है आस्था और शारदा का हर दिन। और ये अब उनके लिए नई बात नहीं रही। मुरली और प्रणव जानी दुश्मन थे। कुछ दिन पहले प्रणव ने बाजार में एक किराने की दुकान खोली और जैसे ही मुरली को ये बात पता चली, उसने जानबूझकर उसके बगल में अपनी दुकान खोल ली। ये देखकर प्रणव आग बबूला हो गया। क्यों रे मुरली, तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? आखिरकार पारिवारिक झगड़े को अब तू मेरे कारोबार तक खींच के ले आया है? वाह 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 वाह, ये बाजार तेरे बाप की संपत्ति है क्या? ओ भाई, यहाँ हर कोई दुकान खोल सकता है, समझा? हाँ, बिल्कुल खोल सकता है, पर किराने की ही दुकान, और ऊपर से मेरे बगल में ही क्यों खोलेगा? ओ भैया, जहाँ मेरी मर्जी वहाँ खोलूंगा। जो किया है ठीक किया है। तू होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला है? मैं अच्छे से जानता हूँ तेरा मकसद। सिर्फ और सिर्फ तू मुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है ना? हाँ, चाहता हूँ। और किया मैंने तेरा नुकसान के लिए। बोल, अब क्या करेगा? जो करना है कर ले, ज्यादा बातें मत कर, समझा ना? और क्या मुझसे लड़ाई करेगा क्या? दुकान बंद करवा देगा क्या मेरी? बोल, जो करना है कर ले। खड़ा हूँ यहीं पे, बात करता है। हाँ, तो मैं भी कोई लाचार नहीं हूँ और मुझे कोई तेरे जैसों से उलझना नहीं है। मैं अपने तरीके से काम करूंगा और बताता हूँ तुझे, फिर जो होगा ऊपर वाला देखेगा। दोनों अपने अपने धंधे में लग जाते हैं, पर मुरली का इरादा साफ था, प्रणव को नुकसान पहुंचाना। वो ग्राहकों को बहकाकर अपनी दुकान में लाता और प्रणव की बदनामी करता, पर प्रणव डटा रहा, अपने आत्मविश्वास से अपना काम करता रहा। पीताम्बर रात को घर आता है और देखता है कि आस्था और शारदा उदास हैं। उसे समझ आ जाता है कि फिर से कोकिला ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। वो कोकिला के पास जाकर बैठता है और बेटियों को बुलाकर उनकी उदासी की वजह पूछता है। अरे भाई, तुम दोनों उदास क्यों हो? हर दिन मैं जब घर आता हूँ तो देखता हूँ कि तुम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हो। कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही शांत बैठे थे। क्यों झूठ बोल रही आस्था? साफ साफ क्यों नहीं कहती? हर सुबह हमारे साथ कितना झगड़ा होता है। अरे किसका झगड़ा? कौन करता है तुमसे ऐसा बर्ताव? बताओ। ये बात माँ से पूछो बाबा। सुबह होते ही उनका चिल्लाना शुरू हो जाता है। लगता है हमसे झगड़े बिना उनका दिन ही शुरू नहीं होता। हाय रे, बाप घर आया तो मेरी शिकायत कर रही हो। हिम्मत बहुत बढ़ गई है तुम्हारी। क्या मैं बिना वजह चिल्लाती हूँ? कभी अपने बर्ताव को देखा है? माँ, शारदा,
बाबा दिन भर के बाद घर लौटे हैं, अब इस वक्त झगड़ा करना जरूरी है क्या? तू चुप रह, बड़ी अच्छी बनने की कोशिश मत कर। क्या सोचती है, मैं समझती नहीं। अरे बस करो तुम लोग, बिल्कुल चुप। और घर आने के बाद ये रोज रोज की लड़ाई, किट किट कच 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 कच, ये मुझसे सहन नहीं होता। तुम जानती हो, इन्हीं झगड़ों की वजह से मैं देर से घर आने लगा हूँ। और तुम लड़कियों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मैं जल्द ही इनकी शादी कर दूंगा ना, फिर देखता हूँ कि तुम घर में किससे लड़ाई करती हो। दिमाग खराब कर दिया मेरा। जो कहा वही किया। पीताम्बर अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छे वर की तलाश करने लगा, लेकिन अच्छे लड़के न मिलने से वो बहुत परेशान हो गया। एक दिन बाजार में पीताम्बर की मुलाकात प्रणव से होती है। उसे प्रणव का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो सोचने लगता है कि आस्था की शादी प्रणव से कर दे, और वो प्रणव से इस बारे में पूछने का मन बनाता है। ए प्रणव, क्यों भाई, तुम्हारा कारोबार ठीक तो चल रहा है ना? कोनो परेशानी और आसानी तो नहीं है? अरे क्या कहूँ, बस किसी तरह से चल रहा है, ये समझ लो। आप मुरली को जानते हो ना? पीछे पड़ गया वो तो। पुराना झगड़ा है ना, इसी वजह से जानबूझकर तुम्हारे पास दुकान खोली है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब जान पहचान वाले तो तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे ना। हाँ, उसी वजह से हर चीज में 4-5 रुपए कम कर दिए हैं, ताकि ग्राहक मेरी दुकान पर आए। अब छोटा भाई भी आने वाला है शहर से कुछ दिनों में। पूरा घर मैं ही चला रहा हूँ। अरे बहुत मगजमारी, बहुत टेंशन है भाई, क्या ही कहूँ। अरे भाई, जिंदगी भर घर की जिम्मेदारी ही निभाते रहोगे क्या? अरे अब तो उम्र हो गई है, शादी वादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है? अरे इतनी जिम्मेदारियों में सही बताऊं तो पढ़ाई भी पूरी कर नहीं पाया। ऊपर से भाई की पढ़ाई का खर्चा भी मैं ही उठाता हूँ। शादी का तो जैसे वक्त ही नहीं मिला, पता नहीं क्या कहूँ। देखो भाई, सिर्फ परिवार की चिंता से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पिताजी के गुजरने के बाद तुमने घर का बोझ संभाला है, पर मेरी मानो तो अब अपने लिए भी सोचना होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। इसके बाद पीताम्बर प्रणव को आस्था के साथ शादी का प्रस्ताव देता है, जिसे सुनकर प्रणव थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अरे पर आस्था तो मुझसे उम्र में काफी छोटी है ना, और फिर मैं अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेता। शादी जैसा बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए माँ और छोटे भाई की रजामंदी जरूरी है। प्रणव की बात सुनकर पीताम्बर तय करता है कि वो खुद जाकर उसकी माँ से बात करेगा। कुछ दिनों बाद प्रणव का छोटा भाई आनंद शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव लौटता है। उसके लौटते ही पीताम्बर प्रणव और आस्था की शादी की बात लेकर उसके पास जाता है। सब कुछ सुनकर प्रणव की माँ शादी के लिए तैयार हो जाती है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। एक दिन आनंद आस्था के घर आता है। शारदा आंगन में खड़ी थी। आहा, कैसी हो भाभी? आपके घर के सामने से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। भाभी? कौन है तुम्हारी भाभी? आप भी अच्छा मजाक करती हो भाभी। मेरे भाई के साथ आपकी शादी तय हो गई है और आप कह रही हैं कि कौन सी भाभी? आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी कोई शादी तय नहीं हुई है और मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। क्या? अरे अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरे भाई के साथ आपकी शादी पक्की हुई है और अब आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ। क्या मैंने कुछ गलत देखा था क्या? तभी पीछे से सारी बातें सुनती हुई आस्था मुस्कुरा रही थी और फिर वो आकर शारदा के पास खड़ी हो जाती है। एक जैसी दो लड़कियां देखकर आनंद चकित रह जाता है। अरे ये क्या, दो एक साथ हैं? क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये सच है? आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। ये मेरी छोटी बहन शारदा है और मैं आस्था हूँ, जिसके साथ आपके भाई की शादी तय हुई है। और इस तरह बातचीत शुरू होती है और आनंद को शारदा अच्छी लगने लगती है। वो पीताम्बर के पास जाकर शारदा से शादी की इच्छा जाहिर करता है। पीताम्बर बहुत खुश होता है और अपनी दोनों बेटियों की शादी दो भाइयों से कराने के लिए तैयार हो जाता है।
आस्था और शारदा की शादी की तारीख नजदीक आ जाती है। दोनों बहनें बहुत खुश थीं, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। एक दिन तूफान के बीच बाजार में लौटते समय आकाशीय बिजली गिरने से प्रणव की मृत्यु हो जाती है। इस खबर से आस्था के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीताम्बर आनंद से बात करता है। अरे मेरी किस्मत हमेशा से ही खराब रही है। अरे सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। शादी में बस एक हफ्ता रह गया था और तभी इतनी बड़ी बदकिस्मती हो गई, हादसा हो गया। क्या कहूं अब मैं। मैंने हमेशा दादा को सिर्फ मेहनत करते देखा। उसने कभी खुद के लिए सुख की चिंता नहीं की। अब जब जरा सा सुख मिल रहा था तो वो भी उससे छीन लिया गया। अरे बस 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 बस, शांत हो जाओ। आस्था उसे सही बताऊं तो बहुत चाहती थी। हाँ, अब कई दिन हो गए, न कुछ खाती है न पीती है, एकदम चुपचाप हो गई है। उसे इस हालत में देखना मेरे लिए बहुत दुखद है। मैं क्या कहूँ, मेरी माँ भी बीमार हो गई है। नहीं जानता कि क्या होगा। मैं खुद बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। पिता के बाद दादा ही सहारा थे, अब वो भी चले गए। तुम्हें सांत्वना देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन तुम्हें अब खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारे दादा अब नहीं है। हाँ, अब तुम्हें जिम्मेदारी निभानी है। अब तुम ही जिम्मेदार बनो बेटा। आप भी आस्था दीदी का ध्यान रखिए। आशा है कि वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। उनके सुख के दिन अचानक दुख में बदल गए। आस्था किसी से बात नहीं करती। कई महीने बीत जाते हैं और पीताम्बर शारदा और आनंद की शादी करवा देता है। आस्था बस रोती रहती है और सोचती है कि अगर प्रणव जीवित होता तो उसकी भी शादी होती। उधर मुरली प्रणव की मृत्यु और आस्था की स्थिति के बारे में जानकर चालाकी से सोचता है। वो आस्था से शादी करने की योजना बनाता है और पीताम्बर के पास प्रस्ताव लेकर जाता है। अब मैं भी अच्छे परिवार से हूँ। मेरे पिता को तो आप जानते ही हैं और मेरी खुद की दुकान भी है बाजार में। आस्था मुझसे शादी करेगी तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ मुरली, लेकिन आस्था सही बताऊं तो प्रणव को चाहती थी। अब अगर मैं जाकर उससे तुम्हारे साथ शादी की बात करूंगा तो शायद वो अच्छा नहीं मानेगी। अब देखिए पीताम्बर बाबू, बात ऐसी है कि चलिए मान लिया वो प्रणव को चाहती थी, लेकिन प्रणव तो अब गया ना, वो लौट के नहीं आ सकता। क्या आप उसे जीवन भर यूं ही छोड़ देंगे रोते रोते हैं? हाँ, ये बात तो सही है। जब से सरदा की शादी हुई है, आस्था एकदम गुमसुम सी हो गई है। उसे यूं देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। अरे दादा, थोड़ा सोचिए, फिर आस्था से बात कीजिए और अगर वो माने तो मैं भी अपने घर वालों से बात कर लूंगा। बस एक बार गाड़ी चल पड़ी तो फिर हो गया ना। पीताम्बर मुरली की बात सुनकर आस्था से बात करता है। आस्था पहले मना कर देती है, लेकिन माँ बाप के बारे में सोचकर आखिरकार वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन वो प्रणव को नहीं भूल पाती। आस्था की शादी मुरली से हो जाती है, लेकिन बिना किसी विशेष समारोह के। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुरली का असली रूप सामने आता है। वो आस्था से रूखा व्यवहार करने लगता है। अरे आस्था, तुम दिन भर बस नखरे दिखाती रहती हो। माँ रोज कहती हैं तुम कभी भी वक्त पर नाश्ता बनाकर नहीं देती हो। ये क्या चक्कर है? मैं तो जैसे आपने कहा था वैसा ही करती हूँ। सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे तक माँ को नाश्ता दे देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब जानता हूँ मैं, लेकिन शाम को घर लौटो तो ऐसे एकदम मरेला सा मुंह बना के बैठी रहती हो। पता नहीं क्या सोचती रहती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। ये बताओ, तुम्हारी प्रणव से शादी नहीं हुई इसीलिए तुम ऐसा बर्ताव करती हो ना? हैं? आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मन से हर काम करती हूँ, फिर भी आपको पसंद नहीं आता। ओहो, तो इसका मतलब अब ये मेरी गलती है कि तुम्हारा काम हमको पसंद नहीं आता है। वाह 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 वाह, यही कहना चाहती हो ना? बोलो। मैंने ऐसा नहीं कहा।
आप क्यों बेवजह मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी चालाकी मैं अच्छे से समझता हूँ और ये तुम्हारा मायका नहीं है जहाँ तुम मटकते मटकते कुछ भी कहोगे और हम सुन लेंगे। खुद को बदलो और अगली बार कोई शिकायत मिली ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ। धीरे धीरे आस्था मुरली का असली चेहरा पहचानने लगती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती। वो बार बार सोचती है, काश प्रणव जिंदा होता तो उसका जीवन ऐसा ना होता। प्रणव की दुकान कई दिनों से बंद पड़ी थी, इसलिए आनंद वो दुकान खोलकर उसे चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर मुरली बहुत गुस्सा हो गया। वो आनंद को धमकी देने लगा कि दुकान बंद कर दे, लेकिन आनंद भी प्रणव की तरह ही साहसी था, इसलिए उसने मुरली की धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। अरे तेरा भाई तो मर गया, फिर उसकी छोड़ी हुई दुकान क्यों खोल ली तूने? और वैसे भी मेरी दुकान तो है ही, अब फिर इस दुकान की क्या ही जरूरत है, हैं? तुम्हारी दुकान है तो मेरी भी तो दुकान है ना। हम दोनों अपने अपने तरीके से व्यापार करें। मैं तो नहीं कहता ना कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो क्योंकि मेरी दुकान है। बात करते हो। तू अभी अभी इस गांव में आया है और तू प्रणव जैसा अनुभवी नहीं है दुकान चलाने में। तू तो पढ़ा लिखा लड़का है, कुछ और अच्छे से कर। ये कहाँ किराने की किरानेदारी में फंस गया? क्यों बेवजह मेरे व्यापार का नुकसान कर रहा है भाई, हैं? मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहा हूँ। ये दुकान मेरे पिताजी ने चलाई, फिर भैया ने चलाई और अब मैं चलाऊंगा। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है ये बताओ। अरे फिर से ये आनंद दुकान खोलकर बैठ गया। अब तो सारे ग्राहक उसकी ही दुकान में चले जाएंगे और मेरा व्यापार ठप हो जाएगा। अब क्या करूं? सुनो, तुम अपनी दुकान संभालो और मैं अपनी दुकान संभालता हूँ। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, समझ गए? अरे सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब मुझे भी वही करना होगा। अच्छे से समझाया, नहीं माना। कोई बात नहीं, अब देख तेरा हाल मैं क्या करता हूँ। मुरली आनंद को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी योजना सफल नहीं होती। मुरली आस्था के साथ बैठकर आनंद के व्यापार को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है, लेकिन मुरली की बातें सुनकर आस्था डर जाती है और बार बार उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मुरली उसकी कोई बात नहीं सुनता। अरे इतना धमकाया, कई बार कहा कि दुकान बंद कर दे, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ। आनंद ने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया, वो तो बस अपनी तरह से दुकान चला रहा है। आप क्यों उसकी दुकान बंद करवाना चाहते हैं? अरे तुम चुप रहो यार, तुम तो हमेशा उसी का पक्ष लोगी। तुम्हारा उस परिवार से कुछ खास लगाव है ना? मैं लगाव की बात नहीं कर रही, लेकिन आनंद मेरी बहन शारदा का पति है। अगर उसका नुकसान होता है तो मेरी बहन का नुकसान होगा। मैं ये कैसे सह लूं? शारदा की बहन नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी, और तुम्हारा फर्ज है मेरे हर काम में साथ देना, समझी? लेकिन जो काम आप करने जा रहे हैं वो तो गलत है और मैं इस गलत काम में आपका साथ नहीं दे सकती। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम साथ नहीं दे सकती तो जो करना है मैं अकेले ही करूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करने वाले हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? अब जब तुम्हें साथ ही नहीं देना है तो ये उंगली करके जानने की क्या जरूरत है कि मेरे मन में क्या चल रहा है? अरे भाई, जो करना होगा वो मैं अकेले कर लूंगा। अब मैं भी देखता हूँ कि ससुरा आनंद कैसे दुकान चलाता है। मुरली की बातें सुनकर आस्था के मन में डर बैठ जाता है। वो सोचने लगती है कि उसे शारदा से इस बारे में बात करनी चाहिए और सारी सच्चाई बताकर उसे सतर्क करना चाहिए। आस्था शारदा से मिलती है। वो उसे मुरली की सारी योजना बताती है, जिसे सुनकर शारदा चिंता में पड़ जाती है। दोनों मिलकर आनंद को नुकसान से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। तभी शारदा को एक तरकीब सूझती है और वो उसे आस्था को बताती है। आस्था को ये तरकीब बहुत पसंद आती है। तेरी तरकीब बहुत अच्छी है, लेकिन मुरली बहुत चालाक है। अगर उसे कुछ भी शक हो गया
तो वो मुझे मार ही डालेगा। तू चिंता मत कर, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तू बस मेरी तरकीब के मुताबिक चल। और हाँ, आनंद को भी इस बारे में बताना जरूरी है। तू सही कह रही है, अगर वो साथ रहेगा तो हमारे लिए सब कुछ करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर तू सतर्क रह, कल फिर मिलेगी। और जैसा सिखाया है मुरली से ठीक वैसा ही कहना। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। चलती हूँ। आस्था और शारदा मुरली को सबक सिखाने और आनंद को बचाने की एक योजना बनाते हैं और फिर एक दूसरे से विदा लेते हैं। रात को जब मुरली घर लौटता है तो आस्था उसके पास बैठकर उसके साथ मिल जाने की बात करती है और आनंद को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका साथ देने की बात करती है। आस्था की ये बात सुनकर मुरली चौंक जाता है। ऐसा, अभी तो तुम मुझे बड़ा उपदेश दे रही थी कि ये सब गलत है, ऐसा है वैसा है, इससे तुम्हारी बहन को नुकसान होगा। अब अचानक से सोच कैसे बदल गई हैं? मैंने बहुत सोचा है, पहले अपना घर संभालूं, फिर बहन की मदद करूं। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ दूंगी। आखिरकार तुमने मेरे मन की बात कह दी। ये होता है ना पति पत्नी का एकदम पक्का वाला साथ। सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अब तुम समझदार हो गई हो। तो अब मुझे भी बताओ कि तुमने क्या योजना बनाई है। तो सुनो, कल रात मैं और मेरे 2-3 दोस्त मिलकर आनंद की दुकान में आग लगा देंगे। आग लगाकर हम वहां से भाग जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आनंद सबसे पहले तुम पर ही शक करेगा, तब क्या करोगे? अरे अब तो तुम मेरे साथ हो ना। अगर कोई मुझ पर शक करेगा तो तुम मेरे लिए झूठी गवाही दोगी कि मैं तो तुम्हारे साथ था, बस। ठीक है, तो जब तुम आग लगाने जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आस्था शारदा द्वारा सिखाई गई सारी बातें मुरली को कहती है। मुरली आस्था पर विश्वास करता है और उसे अपनी योजना में शामिल कर लेता है। अगले दिन आस्था आनंद और शारदा से मिलती है। आनंद को कुछ पता नहीं होता। आस्था को देख वो चौंक जाता है। आस्था दीदी, आप यहाँ? अरे देखिए ना, आपकी बहन मुझे सुबह सुबह खींच लाई। कितना पूछा कि कहाँ ले जा रही हो, बताओ बताओ बताओ। कुछ नहीं बताया, बस खींच के ले आई। मैंने ही तुम दोनों को यहाँ बुलाया है और तुम्हें यहाँ बुलाने का एक बड़ा कारण है। तुम्हें एक सच बताना है। कैसा सच? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आज मुझे अफसोस होता है कि मैंने मुरली जैसे नीच इंसान से शादी की। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या तुझे मुरली की योजना का कुछ पता चला? क्या उसने तुझ पर भरोसा किया? इसके बाद आस्था मुरली की पूरी योजना आनंद और शारदा को बताती है। सब सुनकर आनंद चौंक जाता है। बाप रे बाप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मुरली इतना घटिया काम कर सकता है। मुझे आज रात दुकान के सामने रहना होगा और उसे रंगे हाथों पकड़ना है। नहीं, वो जितना चालाकी से खेल रहा है, हमें भी उतनी चालाकी से उसे पकड़ना होगा। सीधे पकड़ने से वो छूट सकता है। हमें ऐसा तरीका निकालना होगा कि उसे सबक मिल जाए। लेकिन ये कैसे होगा? अब तू क्या करेगी? कैसे सिखाएगी उसे सबक? फिर शारदा अपनी योजना आनंद और आस्था को बताती है। वो दोनों सहमत हो जाते हैं और मुरली को सबक सिखाने की तैयारी करते हैं। रात को मुरली कुछ लोगों को लेकर आस्था के साथ आनंद की दुकान के पास जाता है। आस्था शांत रहती है। मुरली उसके साथ होता है और अपने लोगों को दुकान में आग लगाने का आदेश देता है। जैसे ही लोग आग लगाने जाते हैं, आनंद और शारदा वहां पहुंच जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? अरे पहले तू बता, तू इतनी रात को लोगों को लेकर मेरी दुकान के पास क्या कर रहा है? बोल। क्या अब भी नहीं समझा? ये तुम्हारी दुकान जलाने आया था।
इसके लोगों के हाथों में तेल, कैरोसिन, माचिस, क्या ये सब यूं ही है? मैंने तो तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अपने स्वर्गीय भाई की याद में मैंने दोबारा दुकान शुरू कर दी, लेकिन तू मेरा इतना बड़ा नुकसान करने चला था, हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस यहाँ ऐसे ही आया था। ये कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है। तेरे चेहरे पे ना सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तू सोच मत कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अच्छा, तो क्या सबूत है कि मैंने आग लगाई है? सिर्फ वहाँ खड़े रहने से कोई दोषी नहीं बनता है। कल तुझे सब पता चल जाएगा कि सबूत कैसे मिलते हैं। आनंद, अब देर हो चुकी है, बाकी बातें कल सुबह होंगी। लेकिन मैं आज रात यहीं रहूंगा, क्या पता तू फिर क्या कर बैठे। मुरली और उसके लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो आस्था को डराता है कि वो कुछ न बताए और झूठी गवाही दे। आस्था भी उसकी बात मानने का नाटक करती है। डर, चिंता और तनाव में रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह सुबह शारदा और आनंद मुरली के घर के सामने पहुंचते हैं और उनके साथ दरोगा बाबू भी होते हैं। मुरली दरोगा को देखकर डर जाता है, लेकिन सोचता है कि आस्था उसकी तरफ से गवाही देगी। दरोगा बाबू, यही है मुरली। मेरी दुकान के पास ही इसकी दुकान है और इसने ही कल रात लोगों के साथ मिलकर मेरी दुकान में आग लगाकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। मुरली बाबू, आनंद बाबू जो कह रहे हैं क्या वो सच है? आपके पास इसकी सफाई में कुछ कहने को है क्या? जरूर कहने को है दरोगा साहब। ये सब कुछ साफ साफ झूठ है। ये बेवजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मेरी दुकान पर इसकी दुकान से ज्यादा बिक्री होती है और लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए ये जलन में ऐसा कर रहा है दरोगा साहब। आनंद बाबू, बिना किसी ठोस गवाह या सबूत के हम किसी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। आपके पास कोई प्रमाण हो तो बताइए। हाँ, ये हुई ना बात। अब बोल भाई, बोल बोल बोल, क्या सबूत है तेरे पास? दिखा दिखा। तुम्हारी पत्नी और तुम दोनों के अलावा क्या कोई है जिसने मुझे आग लगाते हुए देखा? बताओ। मेरे पास गवाह है, ऐसा गवाह है कि जिसे सुनकर तुम खुद चौंक जाओगे। मेरी पत्नी सरदा सब कुछ की चश्मदीद गवाह है और उसके सामने ही सब कुछ हुआ है। सरदा, बाहर आओ। दरोगा को सब कुछ सच बताओ। बाहर आओ। आनंद की आवाज सुनकर शारदा मुरली के घर से बाहर आती है और उसे देखकर मुरली चौंक जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ मुरली? चौंक गए? जिसे तुम कल रात से आस्था समझ रहे थे, वो आस्था नहीं थी। आस्था तो मैं हूँ और ये है शारदा, मेरी जुड़वा बहन। आस्था दीदी ने हमें पहले ही तुम्हारी सारी योजना बता दी थी, इसीलिए हम सब ने मिलकर ये योजना बनाई और सरदा को आस्था बनाकर तुम्हारे घर भेजा। और कल रात से तुम मुझे आस्था समझकर धमकाते रहे। तुम्हारी योजना, तुम्हारे आदमियों के साथ जाकर दुकान में आग लगाना, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं सबसे बड़ी गवाह हूँ। अगर हम सीधे ही तुम्हें पकड़वाते तो शायद तुम आसानी से बच जाते, इसलिए हमने तुम्हें चालाकी से पकड़ने की योजना बनाई ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल सके। अरे, तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा किया। तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मेरा साथ छोड़कर आनंद का साथ दिया। हाँ, क्योंकि जो तुम कर रहे थे वो गलत था और मैं जानते बूझते कभी भी किसी अन्याय का साथ नहीं दे सकती, इसलिए मैंने वही किया जो सही था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, देख लेना। अरे बस, जो देखना है वो सब बाद में देख लेना। अभी चलो मेरे साथ थाने और वहाँ तुम्हारे सारे षड्यंत्र की मैं पोल खोलूंगा। और आनंद बाबू, आप चिंता मत कीजिए, इसका पूरा इंतजाम मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए। इस तरह जुड़वा बहनों की समझदारी और चतुराई से आनंद की दुकान बच जाती है और मुरली को उसकी चालाकी और जलन का उचित दंड मिलता है। आनंद और शारदा सुख शांति से अपना जीवन बिताते हैं और आस्था मुरली का घर छोड़कर अपने माता पिता के पास लौट जाती है और उनकी सेवा करते हुए शांति से अपना जीवन बिताने लगती है।